अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 10 अगस्त के बाद से हमारी सियासत में क्या होने वाला है, पंजाब में क्या होने वाला है। सब जानना चाहते हैं कि क्या ये जो मौजूदा हुकूमत वफाक में PMLN और उनकी इत्तेहादियों की है, क्या ये चलेगी, टिकेगी, रुक पाएगी, नहीं रुक पाएगी। इलेक्शंस क्या 2022 में ही होंगे या 2023 में होंगे? अगर 2022 में होंगे तो कब होंगे, 2023 में होंगे तो कब होंगे, और पंजाब में ऐसी क्या बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। तो ये तमाम तर जो जहन में आपके सवालात हैं, इनका मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ। ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन है जो मुझ तक पहुँची है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि पंजाब में एक अहम तकर्री होने जा रही है। और ये जो अपॉइंटमेंट है, इसको करने से पहले बड़ा सोच समझ कर ये की गई। कुछ दिन पहले भी की जा सकती थी, लेकिन तब इसलिए नहीं की गई कि उस पर मज़ीद चाह रहे थे कि एक दूसरे को वक्त दिया जाए, मज़ीद इस पर सोचा जाए और फिर ये फ़ैसला किया जाए। और जिनको ये फ़ैसला करके ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है, ये इससे पहले 2018 से लेके सन 2022 तक वफाक में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी भी देखते रहे और वजारत इत्तलात भी देखते रहे, यानी कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी रहे और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी वज़ीर रहे। और कानून की बड़ी अच्छी तरह से उनको समझ है। और जब ये तहरीक अदम एतमाद का मामला हुआ तो उसी वक्त ये आखिरी दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको वजारत कानून का भी कलमदान दे दिया गया। और ये तब हुआ कि पहले तो 2018 से 22 तक फ़ारूक नसीम साहब थे, जिनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से था। वो जैसे उनकी पार्टी ने दूसरी तरफ साइड बदली तो ये ज़िम्मेदारी फिर फवाद चौधरी साहब को दी गई। और जी हाँ, फवाद चौधरी साहब को पंजाब में लगाया जा रहा है और फवाद चौधरी साहब को ज़िम्मेदारी दी जा रही है महकमा दाखिला पंजाब की, और होम मिनिस्ट्री वो ख़ुद देखेंगे। और ये PMLN के लिए एक मैं समझता हूँ कि बुरी ख़बर है। बुरी ख़बर इस तरह से है कि फवाद चौधरी साहब किसी को माफ़ नहीं करने वाले हैं। हो सकता है ये सुनकर PMLN में बहुत से लोग ऐसे कहें कि हमारी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं ये जानकर के फवाद चौधरी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस को भी देखेंगे, तमाम तर इस तरह के सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ को भी देखेंगे और कानून को भी समझते हैं। तो उन्हें पता है कि FIR को कैसे दर्ज होना है और कौन से दर्ज FIR में कौन सी दफ़ा लगे तो फिर उसकी क्या सज़ा बनती है और उसकी पकड़ तकड़ कैसे होती है, और फिर अगर कोई अदालतों से जाके रिलीफ़ लेना चाहे तो किस किस सिचुएशन में वो रिलीफ़ हासिल कर पाएंगे और किस सिचुएशन में नहीं कर पाएंगे। और जब ये फ़ैसला हुआ है तो साथ ही फवाद चौधरी साहब ने एक दो बातें ऐसी कर दी हैं कि उन बातों के बाद तो अब पक्का यकीन हो गया मुझे कि राना सनाउल्लाह साहब के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है। गो कि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और इंटीरियर मिनिस्टर की मामूली बात नहीं होती है, लेकिन पंजाब में हुकूमत PTI की है और फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि बहुत सी FIR दर्ज हो रही हैं और राना सनाउल्लाह साहब को हो सकता है कि पंजाब दाखिले पर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। और साथ में साना मॉडल टाउन की भी बात हो रही है कि साना मॉडल टाउन के जो ज़िम्मेदार हैं, जो कसूरवार हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी और 25 मई के जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी सज़ा दी जाएगी। तो 25 मई में भी एक ही नाम था, वो था राना सनाउल्लाह। और जून सन 2014 को साना मॉडल टाउन में जो नाम सामने आया था, जिनको ब्लेम किया जा रहा था, जो जिनकी नज़र में मरकज़ी मुल्ज़िम थे पाकिस्तान अवामी तहरीक के मुताबिक, वो राना सनाउल्लाह साहब थे। तो राना सनाउल्लाह साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और फवाद चौधरी साहब ये काम करेंगे। और जब शोहदा मॉडल टाउन को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है तो वहीं पे फिर उस वक्त के DCO जो अब कमिश्नर लाहौर हैं, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब, आई एम श्योर कि उनके बारे में भी उनसे पूछा जाएगा कि जी आपकी कितनी ज़िम्मेदारी थी और आप कसूरवार थे। और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब के बारे में ये भी छानबीन करना बहुत ज़रूरी है कि इनकी तमाम तरह अपॉइंटमेंट्स लाहौर में ही रही हैं। मतलब DCO भी लाहौर में रहे, DC लाहौर रहे, फिर उसके बाद सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर रहे, वो भी लाहौर में ही उनकी ड्यूटी थी, और फिर कमिश्नर लाहौर भी लग गए। तो ऐसा क्या है कि तमाम तर जितनी भी उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो सब के सब लाहौर में ही होते हैं। सुना है कि बड़े वेल कनेक्टेड आदमी हैं और बड़ी ऊंची ऊंची जगहों पर उनके हाथ पहुंचते हैं। देखना है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम प्रेशर्स को लेते हुए जो रिस्पॉन्सिबल हैं साना मॉडल टाउन के, उनको सज़ा देंगे, नहीं देंगे, उनकी पकड़ दकड़ होगी या नहीं होगी। लेकिन ये वो कुछ होने जा रहा है आने वाले दिनों में पंजाब में, और महकमा दाखिला पंजाब फवाद चौधरी साहब के पास जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ यही डेवलपमेंट आगे कंटिन्यू करेगी टुवर्ड्स न्यू इलेक्शंस, और वो इस तरह से न्यू इलेक्शंस के वफाक में PMLN और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है।
13 اور 14 اگست کی درمیانی رات اسلام آباد میں جلسے کا اعلان ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور ساتھ ہی الٹیمیٹم بھی دے دیا جائے گا، اور الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو کہا جائے گا کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، آپ استعفیٰ دیں، اور ممبران الیکشن کمیشن کو کہا جائے گا آپ کے پاس اتنا وقت ہے، آپ بھی استعفیٰ دیں، آپ کی بھی چھٹی، آپ بھی فارغ، آپ بھی اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اور نیا چیف الیکشن کمشنر اور نئے ممبران الیکشن کمیشن لگیں گے، لیکن سب کی مشاورت سے لگیں گے، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی اپنی رائے دے گی، اپنی رائے دینے کا حق رکھتی ہے۔ اور ساتھ میں حکومت کو یہ الٹیمیٹم بھی دیا جائے گا کہ آپ کے پاس بھی اتنا وقت ہے، اسمبلی تحلیل کر دیں، اگر آپ نے اسمبلی کو تحلیل نہ کیا تو آپ کے اسمبلی تحلیل نہ کرنے کے نتیجے میں، اور ادھر سے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کے استعفیٰ نہ دینے کے نتیجے میں لانگ مارچ ہوگا، اور اس لانگ مارچ میں پاکستان عوامی تحریک بھی ان کے ساتھ شامل ہوگی، اور پی ٹی آئی اس دفعہ بھرپور زور و شور سے آئے گی، پہلے مظلوم تھی لیکن اب مکمل تیاری کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ آئے گی، اور میری نظر میں ان کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور یہ جو آخری 20 دن ہیں اگست کے، یہ بڑے ڈیسائسو ہوں گے۔ سو آپ بھی توجہ رکھیے گا، ہمارے ویڈیو لاگز کو دیکھتے رہیے گا، ہم آپ کو گائے بگائے اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ آج کے ویڈیو لاگ سے بس اتنا ہی، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔